दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लेक्चर नंबर 12 के सोम लेसन नंबर 2 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइलस्टोन के बारे में जानेंगे कि स्ट्रेन और स्ट्रेन के बीच माइलस्टोन के लिए क्या ग्राफ बनता है, उसके बारे में जानते हैं। तो ये देखिए, हमने ग्राफ बनाया है एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ, और ये ग्राफ बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ जी ए जी में क्या संबंध है और क्यों इस तरह है, टेढ़ा क्यों है, सीधा क्यों नहीं है, कहाँ तक टेढ़ा होगा, कहाँ तक एकदम सीधी रेखा में होगा, कहाँ वक्र होगा, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। और माइलस्टोन का पूरा ग्राफ बनाएंगे कि कब तक वो प्रत्यास्था तक रहेगा, कब प्रत्यास्था के सीमा को पार कर जाएगा, कब एकदम भंजन हो जाएगा, कब उसके उच्च सामर्थ्य होगी और कब सबसे ज्यादा लचीला होगा, कब सबसे ज्यादा कठोरी, तो इसके बारे में जानेंगे। तो ये देखिए हमारा, तो चालू कर दे। तो ये देखिए हमारा ये ग्राफ है, तो इसको थोड़ा लिखित रूप में जानते हैं। देखिए, मृदु स्टाल यानी माइलस्टोन के लिए प्रतिबल विकृति वक्र स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एक्स अक्ष के साथ प्रतिबल और वाई अक्ष के साथ विकृति होती है। मृदु इस्पात के लिए स्ट्रेन कर्व विभिन्न चरणों में होता है। ये जो कर्व होता है किन किन चरणों में होता है ये देखते हैं। ये ओ है हमारा, ये ओ है हमारा ए होता है समानुपाती सीमा, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, और जो बी होता है प्रत्यास्था सीमा, इलास्टिक लिमिट होता है। बी क्या होता है, प्रत्यास्था सीमा, इलास्टिक लिमिट होता है। और सी क्या है, उच्च प्रभाव बिंदु, हाई यील्ड पॉइंट, सी जो होता है हाई यील्ड पॉइंट। और डी होता है निम्न प्रभाव बिंदु, लोअर यील्ड पॉइंट। और सी से डी तक प्रभाव बिंदु यील्ड रेंज होता है। ई होता है अधिकतम प्रतिबल बिंदु, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट होता है। और एफ होता है भंजक या अंतिम प्रतिबल बिंदु, ब्रेकिंग या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन। तो ये क्या क्या होता है, अब इसके हम बारे में जानेंगे। ए समानुपाती सीमा क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समानुपाती सीमा क्या होता है, ए पर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, और ये आखिर यहाँ तक क्यों एक सीधी रेखा में होता है, उसके बाद वक्र क्यों होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद प्रत्यास्था सीमा, इलास्टिक लिमिट के बारे में जानेंगे। उच्च प्रभाव बिंदु, हाई यील्ड पॉइंट के बारे में जानेंगे। निम्न प्रभाव बिंदु और प्रभाव परास और अधिकतम प्रतिबल बिंदु, भंजक या अंतिम प्रतिबल बिंदु के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समानुपाती सीमा, प्रोपोर्शनल लिमिट। अब हम बात करेंगे दोस्तों समानुपाती। सबसे पहले है हमारा समानुपाती सीमा, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। बिंदु O से A तक, इसमें कर्व में देखिए बिंदु O से A तक खींचा गया कर्व समानुपाती सीमा, प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है। O से A तक खींचा गया, O से A तक खींचा गया कर्व समानुपाती प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है। इस वक्र में प्रतिबल धीरे धीरे हल्के इस्पात में लगाया जाता है। प्रतिबल मतलब बल, मान लीजिए बल, तो प्रतिबल धीरे धीरे जब धीरे धीरे लगाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस बिंदु ए है, जो बिंदु ए है, यहाँ देखिए जो बिंदु ए है, जब प्रतिबल को छड़ से हटा दिया जाता है, यहाँ तक मान लीजिए कि ये कर्व है, जब इस पे ए बिंदु है, यहाँ से हम प्रतिबल हटा लिए जाएंगे। मान लीजिए किसी को बढ़ा रहे हैं प्रतिबल देकर, विकृति यहाँ तक आ गई है, तो जब तो विकृति बिंदु ए पर विकृति, बिंदु ए तक है विकृति, जब प्रतिबल को क्षण से हटा दिया जाता है तो विकृति ओ पर लौटती है। जब प्रतिबल लगाएंगे, मान लीजिए इसकी विकृति ए तक बढ़ी हुई है, अब प्रतिबल को हटा दिया जाए, यदि हटा दिया जाए, इस सीमा में प्रतिबल स्ट्रेस विकृति के लिए अनुपातिक है। जब हटा दिया जाएगा तो विकृति ओ पर वापस लौटती है, विकृति ओ वापस लौटती है। इस सीमा को प्रतिबल स्ट्रेस इस सीमा में प्रतिबल स्ट्रेस विकृति के लिए अनुपातिक है। मतलब जब हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगी, जब हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन भी बढ़ेगी, जिसका अर्थ है इस्पात छड़ हुक का नियम का पालन करता है। हुक का नियम क्या होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है।
तो वही बात होती है, बिंदु ओ से लेकर बिंदु ओ से ए तक खींचा गया माइलस्टोन के लिए वक्र हुक के नियम का पालन करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है कि हम यदि स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगी। तो ओ से ए तक हमारा यही समानुपाती या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि ओ से ए तक को क्या कहते हैं। ओ से ए तक को प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हुक का नियम का पालन करता है। और क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम यदि स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगी और एक सीधी रेखा में प्राप्त होगी। ओ से ए तक हुक का नियम पालन करता है। उम्मीद करते हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट ओ से ए तक क्या होता है समझ में आ गया। अब हम दूसरा बात करेंगे जो हमने बताया था इलास्टिक लिमिट। दूसरा हम बात करेंगे इलास्टिक लिमिट। अब हम दूसरों बात करेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद इलास्टिक लिमिट। बी बिंदु तक हमने बताया था इलास्टिक लिमिट क्या होता है। बिंदु ओ, बिंदु ए तथा बिंदु बी एक ही बिंदु पर होता है। बिंदु ए तथा बिंदु बी हमने यहाँ तक अभी जाना था। ओ से ए तक हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, यानी समानुपाती होता है। वहां तक हुक का नियम पालन करते हैं। अब बी तक जाएंगे तो यही कहता है, बिंदु ए तथा बिंदु बी एक ही बिंदु पर होता है। बिंदु ए तथा बी एक ही बिंदु पर होता है, मगर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ए तथा बी अत्यंत सावधानी एवं सूक्ष्ममापी यंत्रों द्वारा ही अलग अलग स्थानों पर प्राप्त किया जा सकता है। ओ से बी तक पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण पूर्ण रूप से पाया जाता है, इसलिए बिंदु बी को प्रत्यास्थता की सीमा इलास्टिक लिमिट कहते हैं। यानी हमने ओ से ए तक जाना है, अब हम ओ से बी तक जानेंगे। यही दोनों ए और ओ बी दोनों एक ही स्थान पे होते हैं, मगर बी थोड़ा ज्यादा होता है। जब हम कब देखेंगे, जब अच्छे से सूक्ष्म मापी यंत्रों द्वारा देखेंगे तो बी थोड़ा बड़ा रहता है। तो ओ से बी तक के कर्व को प्रत्यास्थता सीमित इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत होते हैं यानी प्रत्यास्थता का गुण यहाँ तक पूर्ण रूप से पालन करेगा। ओ से बी तक हम आगे जाएंगे तो प्रत्यास्थता का गुण नहीं होगा। प्रत्यास्थता का गुण क्या है, यानी छोड़ देंगे, यानी प्रतिबल लगाना हटा देंगे तो जो उसकी स्ट्रेन रहेगी वो अपने ओ तक आ जाएगी। तो बी तक पूर्ण रूप से पालन करता, ओ से बी तक पूर्ण रूप से पालन करता है। इसे ही प्रत्यास्थता सीमित इलास्टिक लिमिट कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। पर इलास्टिक लिमिट क्या होता है, ओ से बी तक के बीच के दूरी, ओ से बी तक के कर्व को ही इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ए और बी वास्तव में देखने में तो एक ही स्थान पे होते, मगर वास्तव में ऐसा नहीं होता है, कुछ दूरी पर होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ओ से बी के बीच की दूरी इलास्टिक लिमिट क्या होती है इसके बारे में समझ में। अब हम तीसरा बात करेंगे हायर यील्ड उच्च प्रभाव बिंदु क्या होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे, हमने ओ से ए तक, ओ से बी तक के ग्राफ को जान लिया कि इसे क्या कहते हैं। पहले बात, ओ से ए तक को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, और फिर उसके बाद ओ से बी तक होता है इलास्टिक लिमिट। अब हम तीसरा बात करेंगे उच्च प्रभाव बिंदु हायर यील्ड पॉइंट क्या होता है। ओ से सी तक के जाएंगे तो क्या होता है, प्रत्यास्थता सीमा इलास्टिक लिमिट, अर्थात बिंदु बी हमने बताया है, अर्थात बिंदु बी के बाद यदि प्रतिबल लगाएं, हम यहाँ तक लगा दिए, स्ट्रेन यहाँ तक पहुंच आए, अब उसके बाद भी लगा रहे हैं, क्या स्ट्रेस लगा रहे हैं, हम मान नहीं रहे, तो बिंदु बी के बाद यदि प्रतिबल स्ट्रेस लगाएं तो विकृति स्ट्रेन होती है, परंतु उसका ग्राफ सीधा में ना होकर अब यहाँ बी के बाद यदि हम स्ट्रेस बढ़ा देते हैं, ये देखिए आप बी के बाद स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो फिर उसके बाद हुक का नियम नहीं पालन होता है, वही बात कह रहा है, परंतु उसका ग्राफ सीधा में ना होकर, सीधा जाएगा तो हुक का नियम का पालन करेगा, वही बात कर रहा है, परंतु उसका ग्राफ सीधा ना होकर वक्र के रूप में प्राप्त होता है। ये देखिए वक्र के रूप में प्राप्त होता है, वक्र के रूप में प्राप्त। इस स्थिति में बी से सी तक, ये देखिए बी से सी तक दर्शाया गया है। यह हम
यदि हम बल हटा दें तो मृदु इस्पात की विकृति वापस नहीं आएगी। ठीक है, जब बिंदु बी तक हमने तक देखा है कि इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो फिर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाएगा, मगर जब उसके आगे स्ट्रेस यानी प्रतिबल और लगाएंगे तो फिर वो सीधी रेखा में नहीं जाता है, उसके बाद वह सीधा बिंदु सी तक जाता है। तो क्या कहते हैं, बिंदु इस स्थिति में बी से सी तक दर्शाया गया। ये देखिए जो कर्व टेढ़ा जो सीध जा रहा था सीध नहीं जाकर अब टेढ़ा हो गया, इसे बी से सी तक दर्शाया गया, बी से सी तक दर्शाया गया। यदि हम बल को हटा लें तो मृदु इस्पात की विकृति वापस नहीं आएगी। पहले क्या था, बिंदु बी तक हम स्ट्रेस यानी बल हटा लेते थे तो उसी स्थिति ओ पे आ जाती थी, मगर अब यहाँ सी तक आ गए हैं, यदि हम सी पे स्ट्रेस हटा लेंगे तो ओ पे नहीं आएगा, ओ पे जो हमारा स्ट्रेन है वो नहीं आएगा। तो बिंदु बी इस स्थिति में बी से सी तक दर्शाया, इस स्थिति को बी से सी तक दर्शाया गया। यदि हम बल हटा ले तो मृदु की इस्पात की वापस नहीं आएगी। सी को उच्च प्रभाव बिंदु कहते हैं, हायर यील्ड पॉइंट कहते हैं। सी को जो यहाँ तक आया है, यहाँ तक बी से सी तक के बीच के जब कब आया है, जब हम इलास्टिक लिमिट के ऊपर स्ट्रेस लगाए हैं तो बिंदु सी तक आया है। तो बिंदु सी को ही उच्च प्रभाव बिंदु हायर यील्ड पॉइंट कहते हैं। उम्मीद करते हैं ओ से सी तक के ग्राफ को आपको समझ में। तो अब की बार हमने क्या सीखा, बी से सी के तक को कहते हैं, बी से सी तक ये कब लगता है, इलास्टिक लिमिट के बाद लगता है। इलास्टिक लिमिट के बाद हमने स्ट्रेस लगाया और जो सी तक आया है इसे हायर यील्ड पॉइंट कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब हम चौथा सी तक आ गए हैं ना, अब हम चौथे पे जाएंगे, निम्न प्रभाव बिंदु लोअर यील्ड पॉइंट। चौथे नंबर पे आएंगे, लोअर यील्ड पॉइंट क्या होता है। देखिए बिंदु डी जिसमें एक क्षण के लिए विकृति से गुजरने के लिए न्यूनतम प्रतिबल की आवश्यकता होती है को कम प्रभाव बिंदु लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। बिंदु जो ये है जो हम लगा रहे थे इलास्टिक लिमिट के बाद हम जो बल लगा रहे थे, यहाँ तक तो ये हो गया, सी तक उच्च पे यानी यहाँ तक तो वो ज्यादा है। फिर एक बिंदु डी पे एक ऐसा आएगा, बिंदु डी जिसमें एक क्षण के लिए विकृति से गुजरने के लिए न्यूनतम प्रतिबल के थे, यहाँ तक थोड़ा भी लगा दें तो यहाँ तक बिंदु डी आ जाएगा। प्रतिबल की आवश्यकता होती, कम प्रभाव बिंदु लोअर यील्ड पॉइंट कहा जाता है। जब फिर सी के बाद डी आएगा, यहाँ तक आएगा तो डी इसे लोअर यील्ड पॉइंट कहेंगे, सी को हायर यील्ड पॉइंट कहते हैं और डी को लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं ओ से डी तक आपको समझ में आ गया। डी को क्या कहते हैं, सीधे जब अरे यार जब जिसका हायर है तो इसका लोअर भी होगा, तो डी इसका लोअर है, डी को ही लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। और क्या, अब देखिए अब यहाँ तक हमारा स्ट्रेन हो गया, मान लीजिए खूब लगा, खूब उसको स्ट्रेस दिए, एक उसकी लिमिट होगी, लिमिट तो हमने क्रॉस कर दिया, उसके बाद भी हम बल उस पे स्ट्रेस लगा रहे थे, उस पे लगाए तो एक समय देखें इसी पे हाईएस्ट गया, मगर फिर डी तक एकदम कम हो गया, उसे सी वाले को हायर यील्ड पॉइंट कहते हैं और डी वाले को लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। अब बात करेंगे प्रभाव बिंदु, जो हमने प्रभाव बिंदु यील्ड पॉइंट क्या होता है, जो हमने इलास्टिक लिमिट के बाद बल लगाए हैं उसके बारे में जाने। तो हम यील्ड पॉइंट प्रभाव बिंदु क्या होता है इसके बारे में जान रहे हैं। तो प्रतिबल प्रत्यास्थता सीमा इलास्टिक लिमिट से आगे बढ़ा अर्थात पदार्थ विरूपण से गुजरता है। जब इलास्टिक लिमिट के ऊपर से हम बल लगाते हैं तो पदार्थ विरूपण यानी चेंज हो जाता है, जिसका अर्थ है कि अस्थायी विस्तार होता है। अस्थायी विस्तार मतलब जो चेंज हो गया फिर उस अवस्था में ओ पॉइंट पे नहीं आएगा, विस्तार होता हो प्रतिबल को हटा दिए जाने के बाद भी मृदु इस्पात क्षण अपने मूल आकार को वापस नहीं आएगा। वही बात हम कह रहे हैं कि इलास्टिक लिमिट के बाद जब उसमें बल लगाएंगे तो फिर वो वापस नहीं आएगा, मृदु इस्पात क्षण अपने मूल आकार को वापस नहीं आते। यह ग्राफ सी से डी बिंदु तक, यहाँ से जब हम लगाएंगे सी से डी बिंदु तक, अब बल लगाएं नहीं वापस होगा, कहाँ से सी से डी तक वापस नहीं होगा। इस ग्राफ को सी से डी बिंदु के रूप में व्यक्त करते हैं जिसे प्रभाव बिंदु यील्ड पॉइंट कहते हैं। यील्ड पॉइंट किसे कहते हैं, यील्ड पॉइंट उसे कहते हैं जब सी से डी इलास्टिक लिमिट के बाद हम एक स्ट्रेस लगाएंगे तो वह स्थिति जब फिर वापस ओ पे नहीं आएगा, यानी प्रत्यास्थता सीमा एकदम नहीं वापस आएगी, तो सी से डी इसे ही प्रभाव बिंदु यील्ड पॉइंट कहते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आपको इलास्टिक लिमिट, हायर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट और यील्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम जब यहाँ तक आ गए हैं तो अब एकदम वो आ गए, अब यहीं से ये टूटना चालू करेगा, फिर टूटने के बाद एकदम टूट जाएगा। तो उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे अधिकतम प्रतिबल बिंदु, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट। हमने सी से डी तक आ गए, अब ई तक आएंगे, उसके बारे में जानते हैं। प्रभाव, प्रभाव मतलब सी से डी। प्रभाव के पश्चात पदार्थ प्लास्टिक अवस्था में आ जाता है, समझ में। सी से डी के बाद अब नहीं बढ़ेगा, अब तो चाहे जितना बल लगाए, चाहे जितना स्ट्रेस लगाए, बढ़ेगा ही नहीं। तो प्रभाव के पश्चात पदार्थ प्लास्टिक अवस्था में आ जाता है। तो अब प्लास्टिक आ गया तो अब चाहे जितना बल लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पुनः बल को बढ़ाने पर पदार्थ अधिक तेजी से विकृत होता है। जब प्लास्टिक यहाँ तक आ गया, इसके डी तक प्लास्टिक आ गया, मगर आप मान नहीं रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो अब क्या होगा, तो पदार्थ अधिक तेजी से विकृत होता है और पदार्थ में यह परिवर्तन अस्थायी होता है। जब यहाँ डी के बाद और अधिक हम बल लगाएंगे तो एक वेग परिवर्तन होगा, यानी एक तेजी से परिवर्तन होगा और यह पदार्थ में परिवर्तन अस्थायी होता है। अब जो परिवर्तन होगा अस्थायी होगा। बिंदु ई है जिसे चरम प्रतिबल या चरम सामर्थ्य बिंदु, अल्टीमेट स्ट्रेस या फिर अल्टीमेट स्ट्रेन पॉइंट कहा जाता है। इस प्रकार इस हिस्से से कठोर विकृति कहती है। जब इसके बाद हम इसमें डी में लगाएंगे तो अब इसके बाद जो चेंज होगा ये सीधा प्लास्टिक में चेंज होगा। यहाँ तक तो खूब चेंज होगा, यानी बढ़ेगा, मगर अब इसके बाद एकदम आखिरी आ जाएगा तो अल्टीमेट चरम प्रतिबल या भी चरम सामर्थ्य, यहाँ तक एकदम कोई भी स्टील बर्दाश्त कर लेगी। अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेन पॉइंट कहा जाता है। इस प्रकार इस हिस्से को कठोरी विकृत कहा जाता है। यहाँ तक हमने ये प्रभाव यील्ड पॉइंट तक जब लगाया था, फिर उसके बाद भी हमने यहाँ तक लगाया बल, फिर इसके बाद जब लगाया तो यहाँ तक तो कठोर था, इसके बाद प्लास्टिक के बाद भी बेकार होने लगा। तो अब देखते हैं भंजक क्या होता है। भंजक या अंतम प्रतिबल, ब्रेकिंग या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। बिंदु ई पर छड़ की काट किसी एक स्थान पर बहुत कम हो जाती है। बिंदु यहाँ जो होता है, बिंदु ई पर छड़ की काट किसी एक स्थान पर बहुत कम हो जाती है, जिसे कटी या वेस्ट या गर्दन बनना नेक फॉर्मेशन कहते हैं। इस कटी के बनने के कारण थोड़े बल से ही छड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई बढ़ते जाने से छड़ की काट में और कमी होती जाती है और अंत में छड़ इसी एफ पर, यहाँ एफ है आप देख रहे हैं, एफ पर टूट जाती। बिंदु एफ को भंजन बिंदु, ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ तक तो हमारा प्लास्टिक था, प्लास्टिक का हायर हुआ, मगर उसके बाद भी हम लगाएं तो अब यहाँ से नेक बन जाएगा। नेक मतलब एकदम पतली हो जाएगी। जब इतना पतली हो जाएगी तो यहाँ एकदम आके टूट जाएगी। एफ तक आने में लगेगा टूटने में, अब एकदम टूट जाएगा। तो हम क्या सीख रहे थे, हम सीख रहे थे कि कोई भी स्टील है उस पर स्ट्रेस लगा रहे थे। पहले स्ट्रेस हमने लगाया, ए तक आया, यानी यहाँ तक प्रत्यास्थता थी। फिर हमने उसके बाद इलास्टिक लिमिट तक गए, इलास्टिक लिमिट के बाद सी तक गए, यहाँ तक तो कर्व हो गया। फिर इसके बाद प्रभाव हो गए, इसके ऊपर लगाए। फिर डी के बाद यहाँ तक एकदम प्लास्टिक वाला प्लास्टिक के रूप में बढ़ा। फिर उसके बाद भी और लगाएं तो फिर वो गर्दन के रूप में टूट गई, यानी पतली होकर टूट गई। तो एफ को भंजन कहते हैं, एफ भंजन या फिर अंतिम प्रतिबल बिंदु कहते हैं। उम्मीद करते हैं यह आपको स्ट्रेन कर्व समझ में आया होगा। यदि यह अच्छा लगा या यदि आपको ये इस लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।